नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू टुडेज वीडियो। सो आज से कुछ दिन पहले मैंने एक शॉर्ट्स डाला था और शॉर्ट्स में एक क्वेश्चन पूछा था मैंने। तो आज बारी आ गया कि उस क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन डिस्कस करें। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द सोल्यूशन। सबसे पहले क्वेश्चन वापस से समझ लेते हैं क्या था। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था कि हमारे पास दो आइडेंटिकल ट्रेन्स थे और दोनों आइडेंटिकल ट्रेन्स सेम स्पीड से अर्थ के इक्वेटर पे अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। अब हमें बताना ये था कि क्या दोनों ट्रेन अर्थ पे सेम प्रेशर अप्लाई करेंगे या फिर डिफरेंट प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो चलिए सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सो मैंने यहाँ पर ये डायग्राम बना के रखा है। ये जो ब्लू से सर्कल है दिस इज अर्थ और ये ब्लू डॉटेड लाइन जो सेंटर पे है इट इज इक्वेटर ऑफ अर्थ। ये जो रेड लाइन बीच से जा रही है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ है जिसके अबाउट अर्थ रोटेट कर रही है, ठीक है। और ये T1 है फर्स्ट ट्रेन एंड T2 इज द सेकंड ट्रेन, ओके। एंड दोनों स्पीड v से मूव कर रही हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शंस में, ओके। नाउ अर्थ का सेंस ऑफ रोटेशन इज लाइक दिस, जो कि मैंने इस एरो से डिनोट कर रखा है। ये इस तरह से घूम रही है अर्थ और अर्थ का स्पीड ऑफ रोटेशन माना हुआ है ve। एंड फाइनली हमारे पास एक ऑब्जर्वर है इस डायग्राम में जो कि ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बैठा हुआ है, यानी कि या तो मैं या तो आप। तो हमें बेसिकली फाइंड करना है कि दोनों ट्रेन्स अर्थ पे सेम प्रेशर अप्लाई करेंगी या डिफरेंट प्रेशर। तो देखिए प्रोसीजर क्या रहेगा कि प्रेशर हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं। सो प्रेशर इज बेसिकली थ्रस्ट अपॉन द एरिया ऑन विच दैट थ्रस्ट इज एक्टिंग, ओके। सो थ्रस्ट या फिर आप फोर्स कह सकते हैं। तो हम जानते हैं कि प्रेशर इज फोर्स, परपेंडिकुलर लिख दे रहा हूं तभी थ्रस्ट होगा, एंड अपॉन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, ओके। सो दिस इज प्रेशर। अब इस केस में दोनों ट्रेन्स अर्थ पे कितना प्रेशर लगा रही है उसके लिए हमें थ्रस्ट पता करना पड़ेगा। थ्रस्ट बेसिकली किस फोर्स के कारण आएगा, तो अगर हम ध्यान दें तो हमें पता चलेगा कि दोनों ट्रेन्स के कारण जो अर्थ पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा उसके कारण हमारे पास थ्रस्ट आएगा अर्थ के ऊपर। तो बेसिकली जो मैं प्रेशर कैलकुलेट करूंगा वो फर्स्ट ट्रेन के लिए होगा N1/A एंड सेकेंड ट्रेन के लिए होगा N2/A। अब एरिया ऑफ कांटेक्ट दोनों ट्रेन्स के केस में सेम रहेगा क्योंकि मैंने कहा था क्वेश्चन के अंदर कि दोनों ट्रेन्स आइडेंटिकल है, तो एरिया ऑफ कांटेक्ट तो सेम है। यानी कि P1 और P2 अगर डिफरेंट हुए तो इट विल बी ड्यू टू N1 एंड N2। सो बेसिकली हमें इनको कैलकुलेट करने के लिए नॉर्मल रिएक्शंस कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अब नॉर्मल रिएक्शन के लिए हम लोग क्या स्टेप्स आगे यूज कर सकते हैं, तो वो इस तरह से समझिए कि नॉर्मल रिएक्शन ट्रेन के कारण जो अर्थ पे लगेगा the same normal reaction will be acting upon the train due to earth। यानी कि जो ट्रेन अर्थ पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी उसी मैग्नीट्यूड का नॉर्मल रिएक्शन उल्टे डायरेक्शन में ट्रेन पे लगेगा ड्यू टू अर्थ, ठीक है। तो मुझे अगर वो नॉर्मल कैलकुलेट करना है तो वो नॉर्मल कैलकुलेट करने के लिए मैं ट्रेन के एफबीडी पे जा सकता हूं जहां से मेरे को इस नॉर्मल की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम लोग सबसे पहले बढ़ते हैं अपने ट्रेन नंबर 1 के एफबीडी पे। सो लेट्स ड्रॉ द एफबीडी फॉर ट्रेन 1। तो ट्रेन 1 ये रहा हमारे पास। ट्रेन 1 पे बाहर की तरफ लग रहा होगा नॉर्मल। ट्रेन 1 पे बाहर की तरफ लग रहा होगा नॉर्मल, जिसको मैंने नाम दे दिया नॉर्मल 1। दूसरी बात, ट्रेन 1 खुद एक mg फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशन। तो ये मैंने कह दिया mg फोर्स। और अब ये जो ट्रेन 1 है बेसिकली इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ये ट्रेन 1 भी घूम रही है। तो अगर मैं इस ऑब्जर्वर को देखूं, तो अगर मैं ये ऑब्जर्वर बन के देखूं बेसिकली, तो मेरे एफबीडी में इस ट्रेन 1 के ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा बाहर की तरफ ड्यू टू इट्स रोटेशन अबाउट दिस एक्सिस, ओके। नाउ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैं जानता हूं, इसकी वैल्यू किस तरह से लिखना है हमें, हम लिखेंगे mv² by r। r is radius of earth, m is the mass of that train and v, यहां पर एक ट्विस्ट है दोस्तों, ये v बेसिकली होगा v relative, ठीक है। v relative क्यों, क्योंकि अब देखिए ऑब्जर्वर देख रहा है ट्रेन 1 को। अब आप ध्यान से देखिए ऑब्जर्वर अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है, यानी कि जिस रफ्तार से, जिस लीनियर स्पीड से अर्थ रोटेट कर रही है, अगर मैं एंगुलर स्पीड की जगह भी लीनियर स्पीड कंसीडर कर रहा हूं, तो जिस लीनियर स्पीड से अर्थ रोटेट कर रही है सेम लीनियर स्पीड से हमारा ऑब्जर्वर रोटेट कर रहा है। अब ऑब्जर्वर किसी भी चीज को देखता है तो अपनी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन उसमें
उल्टे डायरेक्शन पे लगाकर देखता है। यानी कि ऑब्जर्वर अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तो कोई भी चीज अगर चल रही है तो उसमें वो v वेलोसिटी इस डायरेक्शन में लगाकर देखेगा। यानी कि अगर ये मान लेता हूं ऑब्जर्वर 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और ये ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्वर देख रहा है जो 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है सेम डायरेक्शन में, तो ऑब्जर्वर क्या करेगा, अपना 10 मीटर पर सेकंड हर बार उल्टा करके उसके वेलोसिटी में जोड़ के फिर देखेगा। यानी कि 20 मीटर पर सेकंड से तो ये इधर जा रहा है, लेकिन ऑब्जर्वर का 10 मीटर पर सेकंड यहाँ पीछे की तरफ, सो नेट इसकी जो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर होगी वो होगी 10 मीटर पर सेकंड। सो सेम कंसेप्ट से दोस्तों, स्पीड ऑफ रोटेशन अर्थ का वी है, ऑब्जर्वर का भी वी होगा एंड इट इज इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि सेंस ऑफ रोटेशन अर्थ का मैंने इस तरह से डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो जो वी है इसको ये उल्टे डायरेक्शन में लगाकर हर चीज को देखेगा। सो T1 का स्पीड v वाज इन दी प्लस x डायरेक्शन, प्लस x एक्सिस, और इसका ऑब्जर्वर का अपना वेलोसिटी जो था वो भी प्लस x में था। तो ये बेसिकली एफबीडी के बनाते वक्त या फिर उस चीज को देखते वक्त माइनस x में एक वी वेलोसिटी जोड़ के हर चीज को देखेगा। तो T1 के पास v वेलोसिटी इस तरफ उसकी खुद की और ऑब्जर्वर के ऑब्जर्व करने के कारण उल्टे डायरेक्शन में लगाई हुई एक वेलोसिटी वी, तो मेरे पास नेट वेलोसिटी आ जाएगी v माइनस वी ई। ठीक है, ये समझ आया मैं। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है दैट विल बी इक्वल टू m v माइनस वी ई होल स्क्वायर अपॉन r। r इज रेडियस ऑफ अर्थ, r इज रेडियस ऑफ अर्थ, एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी जो ट्रेन की है वो एग्जैक्टली अर्थ के रेडियस के बराबर है, क्योंकि ये ट्रेन अर्थ के सरफेस पे मूव कर रही है। ओके, अच्छा, अब जैसा मैंने कहा कि अर्थ के सरफेस पे ये ट्रेन मूव कर रही है, तो अर्थ के सरफेस पे मूव कर रही है यानी कि ये अर्थ के सरफेस के अंदर डिग भी नहीं हो रही है, ना ही ये अर्थ के सरफेस से कांटेक्ट छोड़ के उड़ रही है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। यानी कि मैं अगर वर्टिकल डायरेक्शन में देखूं, यानी कि अर्थ के सेंटर से लेके ये बाहर इस डायरेक्शन में देखूं, तो इस पे नेट फोर्स 0 है, क्योंकि अगर कोई नेट फोर्स किसी डायरेक्शन में होता तो या तो ये कांटेक्ट छोड़ता ट्रेन या फिर ये अर्थ के अंदर डिग करते जाता, उसमें गड्ढा खोद के अंदर जाते जाता। ओके, सो दिस वाज द थिंग, बट यहां पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यानी कि N1 प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी इक्वल टू mg। ये इक्वेशन आ गई मेरे पास। तो यहां से मैं N1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं दोस्तों, और मेरे पास N1 आ जाएगा mg माइनस f सेंट्रीफ्यूगल, जो कि है mv माइनस ve होल स्क्वायर बाय r। ठीक है, तो मेरे पास N1 की वैल्यू आ चुकी है। अब इसी तरह से हम ड्रॉ करेंगे T2 के लिए FBD। तो T2 के लिए FBD कुछ इस प्रकार से बनेगा दोस्तों, देखो FBD फॉर T2। तो T2 के लिए FBD कुछ इस प्रकार से बनेगा कि ये है ट्रेन T2। ठीक है, अब अर्थ की सरफेस इस बार इस तरफ है। ओके, तो नॉर्मल जो T2 पे लगेगा दैट विल बी इन आउटर डायरेक्शन। ये बाहर की तरफ T2 पे नॉर्मल लग रहा होगा, जिसको मैंने लेबल कर दिया N2। अर्थ की ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन mg लग रही होगी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये हो गई mg। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑब्जर्वर जो देख रहा है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस तरफ लगाएगा, तो कहेंगे साहब बाहर की तरफ लगाएगा, F सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, अब हमें N2 कैलकुलेट करना है, तो F सेंट्रीफ्यूगल पहले देख लेते हैं। F सेंट्रीफ्यूगल की वैल्यू होगी m v रिलेटिव स्क्वायर बाय r। r इज अगेन द रेडियस ऑफ अर्थ, जो कि दोनों केस में सेम है, क्योंकि दोनों सरफेस ऑफ अर्थ पे मूव कर रही हैं इक्वेटर पे, तो दोनों के लिए r सेम है। अब मैंने कहा था आइडेंटिकल ट्रेन्स है, तो m भी सेम है दोनों के लिए। अब यहां पर बदलाव आएगा v रिलेटिव में। ठीक है, तो जो ट्रेन T2 है, T2 की बात करें तो उसका अपना स्पीड इस तरफ v था। अब ऑब्जर्वर ve से प्लस x एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो वो जब इस ट्रेन को देखेगा तो माइनस x एक्सिस की तरफ एक ve की वेलोसिटी जोड़ के देखेगा। यानी कि ऑब्जर्वर को जो इसकी वेलोसिटी दिखेगी T2 ट्रेन की, वो दिखेगी v प्लस ve। तो मेरे पास F सेंट्रीफ्यूगल आ जाएगा mv प्लस ve होल स्क्वायर बाय r।
ठीक है, तो अब मैं देखूं तो मेरे पास N2 प्लस F सेंट्रीफ्यूगल आ गया mg के बराबर, जहां से मैं कहूंगा कि N2 है मेरे पास mg माइनस F सेंट्रीफ्यूगल, जिसकी वैल्यू मैं पुट करूंगा तो मेरे पास आएगा mv प्लस ve होल स्क्वायर बाय r। तो दोस्तों ये मेरे पास N1 और N2 की वैल्यूज आ चुकी हैं, मेरे पास N1 और N2 की वैल्यूज आ चुकी है, और अब मुझे सीधे सीधे P1 और P2 कंपेयर करना है। तो देखिए मैं ये कह सकता हूं कि अगर N1 बड़ा होगा N2 से तो सीधी सीधी बात है कि P1 बड़ा होगा P2 से। ठीक है, अब देखते हैं N1 और N2 को कंपेयर करते हैं। mg टर्म दोनों में सेम है, ठीक है, mg टर्म दोनों में सेम है। अब mg में से कुछ अमाउंट घटाया जा रहा है, कुछ अमाउंट घटाया जा रहा है। अब m और r दोनों के लिए सेम है, ओके। फर्क कहां आ रहा है, यहाँ v माइनस वी होल स्क्वायर है, यहाँ v प्लस वी होल स्क्वायर। तो आप ही बताइए दोस्तों, सीधी सी बात है, v माइनस वी इज स्मॉलर देन v प्लस वी। ये सारे जो टर्म्स है वेलोसिटी की, ये अभी मैग्नीट्यूड लिए हुए हैं, क्योंकि डायरेक्शन हमने ऑलरेडी प्लस माइनस करके कंसीडर कर लिया है। तो यहाँ हमें सिंपल मैग्नीट्यूड कंपैरिजन करना है। v सेम है दोनों में, ठीक है, एक में वी बढ़ रहा है, एक में वी घट रहा है, यानी कि यहाँ mg में से घटने वाली जो अमाउंट है वो कम है, यानी कि नॉर्मल 1 इज ग्रेटर देन नॉर्मल 2, क्योंकि नॉर्मल 2 में जो अमाउंट घट रहा है mg में से वो ज्यादा है, तो नॉर्मल 2 कंपैरेटिवली कम होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि नॉर्मल 1 इज ग्रेटर देन नॉर्मल 2, यानी कि जो T1 है, ट्रेन 1, वो ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेगी अर्थ पे एज कंपेयर टू T2। ये एक मिसकंसेप्शन आता है कई बार लोगों के मन में कि दोनों ट्रेन सेम प्रेशर अप्लाई करेंगी, क्योंकि नॉर्मल जो है वो सीधे सीधे mg के बराबर हो जाएगा, दोनों के लिए प्रेशर हो जाएंगे mg बाय a। लेकिन ये टोटली एक मिसकंसेप्शन है, हमें प्रॉपरली एक इस मेथड को यूज करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। नॉर्मल 1 नॉर्मल 2 अलग आएंगे, और फाइनली हम ये कंक्लूजन पे आते हैं कि जो P1 है वो ग्रेटर देन P2 है, यानी कि जो ट्रेन अर्थ के रोटेशन के अलोंग मूव कर रही है वो ज्यादा प्रेशर लगाएगी एज कंपेयर टू द ट्रेन विच इज मूविंग अगेंस्ट द अर्थ्स रोटेशन। तो इसी के साथ दोस्तों इस सवाल का सोल्यूशन हम लोग कर चुके हैं, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।